ये एक्सीडेंट का था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था। आई वॉज ऑन अ राइड और एक बंदे ने मतलब मेरे बाइक में हिट कर दिया था, क्योंकि सामने ट्रक था। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो ट्रक में हिट करे या मेरे बाइक में हिट करे। तो मैंने मतलब कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि गलती सबसे होती है। सो ही वॉज ओवर स्पीड, तो उसने ब्रेक लगाते लगाते मेरे में हिट किया था, तो ये मेरे पास आया था स्क्रैच। स्टंट एक ऐसा चीज़ है ना, जो आप कभी भी करो तो मतलब आपके साथ कोई एक ट्रेनर होना चाहिए, सेफ्टी गियर्स होना चाहिए, उसके अलावा स्टंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी मतलब प्रमोट नहीं करता स्टंट राइडिंग को। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब लोग को स्पेशली पब्लिक रोड पे नहीं करना चाहिए। कैसे हैं आप? बढ़िया हो। कहाँ से हैं आप? तो प्रॉपर तो मेरा नेटिव प्लेस मुंगेर हो रहा है, बट मैं बचपन से पटना में ही रह रहा हूँ। मतलब बिहार से हैं आप? जी, बिहारी प्रॉपर हैं? बिहारी है। बिहारी कहलाना कितना पसंद है? 100% सच में? प्राउडली। प्राउडली। आपके चैनल का नाम है स्ट्रीट बर्नर। जी हाँ। इसका मतलब क्या होता है? सो बेसिकली इन इनिशियल डेज जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं बाइक को बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड चलाता था एंड ऑल, तो इस वजह से हमने स्ट्रीट बर्नर नाम रखा था, स्ट्रीट को बर्न करना। तो अब क्या है ना, धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम मतलब लोग चेंजेस करते हैं, जैसे आप ग्रो करते हो सबका माइंड भी ग्रो करता है। सो आफ्टर टाइम ने चेंजेस किया, अभी रिव्यू वीडियोज़ आते हैं, ट्रैवल ब्लॉग, तो लाइफस्टाइल ब्लॉग, इन सब पे मेरा कंटेंट बेसिकली रहता है। अच्छा, इसलिए स्ट्रीट बर्नर। या तो मतलब अब एक नाम जो बन चुका है उसको नहीं चेंज करना चाहता, तो जो नाम है वही रहने देता हूँ। आपने सबसे पहले कौन सी बाइक ली थी और अभी Okay. आपके पास कौन कौन सी बाइक है? तो इन 2016 मैंने बाइक किया था होंडा हॉर्नेट, वो मेरे को मतलब पापा ने दिलाया था। आफ्टर डैट मैंने मतलब अपने खुद के पैसों से फर्स्ट बाइक जो लिया था वो था R15 वर्जन 3। और करेंटली मेरे पास अभी 5 बाइक्स है, कावासाकी Z900, R15M, RC200, KTM ड्यूक 390 और एक यामाहा MT15। कितने लागत की है ये सब? मतलब प्राइस अगर बताई जाए तो सबका मिला के, सबका ओवरऑल मैंने कभी कैलकुलेट किया नहीं है, बट कावासाकी Z900 जिस पे मैंने मतलब लोडिंग्स वगैरह कर रखा है वो अप्रॉक्स 13 लाख रुपीज़ का है। फिर अपनी जो R15 आती है वो 2.5 लैक्स के अराउंड, MT15 2 लैक्स के अराउंड, RC200 2.5 एंड एक और 390 जो है वो 3,60,000 का अराउंड। ड्रीम बाइक कौन सी है और कब लेने का प्लान है? ड्रीम बाइक तो वो है जो अभी इंडिया में आ ही नहीं रहा, मतलब वो बंद हो चुका है, उसका एक्चुअली प्रोडक्शन बंद है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मिलेगा भी तो प्री ओन मिलेगा, तो देखते हैं, लेट्स सी कब आएगी। बट दिस ईयर मोस्ट प्रोबेबली एक न्यू सुपर बाइक की प्लानिंग चल रही है। बिहार में ज़्यादातर लोग पढ़ाई को तवज्जो देते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, या पेरेंट्स भी इसी को बनने पे प्रेशर देते हैं। फिर लीग से हटकर कैसे काम किया और क्या क्या दिक्कतें आई, मतलब फैमिली से और सोसाइटी से? जैसे लोग का होता है ना भीड़ का हिस्सा होना, मेरे को शुरू से था कि कुछ अलग करने का, और बाइक्स में बचपन से इंटरेस्ट था। मतलब जब मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जब मेरे पास लाइसेंस नहीं था तब से मैं बाइक राइड कर रहा हूँ। बट वो था कि भाई ऑफ द रिकॉर्ड था और अभी ऑन द रिकॉर्ड है, तो प्रॉब्लम्स मतलब मेरे को आज तक कभी फैमिली से प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है भाई। मतलब बहुत लोगों को होती है कि फैमिली सपोर्टिव नहीं मिलता है। मेरे साथ क्या था कि जब तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे तब तक मेरे फैमिली में पता भी नहीं था किसी को कि मैं ये कर रहा हूँ। आफ्टर डैट मतलब होता है ना कि लोग का सोसाइटी वाले होते हैं कि यार आपका बेटा ये कर रहा है वैसे कर रहा है, तो उस थ्रू पता चला था मेरे फैमिली को, बट दे वेर ओके। उन्होंने बोला सेफली करो जो भी करना है, दैट्स इट। इसमें रिस्क नहीं है? बिल्कुल रिस्क है, हर चीज़ में रिस्क है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा है ना कि एक्सीडेंट हो गया, हाँ, कभी हाथ बिल्कुल। पैर भी जा सकता है, वो जान तो भी है जा ही। सकती है, फिर फैमिली उसके ने लिए कैसे? आप सेफ्टी गियर पहनो, स्पेशली जब भी आप राइड करो, राइडिंग गियर्स, हेलमेट हो गया, राइडिंग जैकेट हो गया। लॉन्ग राइड्स पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि लोग अवॉइड अगर करते हैं गर्मी की वजह से। बहुत लोग होता है गर्मी में जैकेट नहीं पहन सकते, तो ये सारी गलतियाँ करते हैं लोग, जिसकी वजह से इंसिडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोटो ब्लॉगिंग का शौक कैसे चढ़ा और कब इसकी शुरुआत हुई? सो बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, बाइक्स में मैं काफ़ी टाइम से था, बट मेरा एक फ्रेंड था तो उसका पहले से यूट्यूब चैनल था। सो आई वॉज डूइंग वीडियोज़ विथ हिम, तो उसने ही बहुत फोर्स किया कि भाई जब तुम मेरे साथ कर रहे हो तो खुद का भी एक स्टार्ट कर लो चैनल। सो इन अप्रैल 2019 आई स्टार्टेड माई चैनल। तो 2019 से लेकर अभी 2024 तक इस ड्यूरेशन में मैंने मतलब 7,70,000 सब्सक्राइबर गेन किए। अच्छा, या यूट्यूब से पहली इनकम कब आई?
फर्स्ट इनकम टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा 2 महीने में आ गया था, क्योंकि मेरा चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो गया था। और उस टाइम पे इन 2019 सिर्फ 9 महीने में मैंने अपने चैनल पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर कर लिया था। आप अपने वीडियोस कहाँ शूट करते हो, कहाँ बनाते हो? मोस्टली मैं पटना से हूँ तो पटना में शूट करता हूँ, बट ड्यूरिंग ट्रैवल सब डिपेंड करता है मैं जहाँ भी राइड कर रहा हूँ। सो मेरा अपकमिंग राइड, मतलब शायद ये वीडियो आपका जब भी आ रहा होगा, तो मैं राइड पे निकल चुका हूँ फ्रॉम पुणे टू गोवा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जो लोग भी ऐसे बाइक लेके रोड पे सड़कों पे स्टंट करते हैं या फिर रेसिंग करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो क्या इसके लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है या फिर किसी प्रकार के ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है या नहीं? अगर आप कोई भी चीज़ लिमिट में कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए आपको कोई भी फाइन है, कुछ भी नहीं है। आप कोई भी चीज़ ओवर लिमिट कर रहे हो तो आप परमिशन ले नहीं सकते, क्योंकि कोई मूवी का शूटिंग तो आप कर नहीं रहे हो कि आपने एक रोड ब्लॉक करके ये कर लिया है। तो इस चीज़ के लिए आपको फाइन देना पड़ेगा अगर आप रूल को वायलेट कर रहे हो तो। अच्छा, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि 10th 12th पास बच्चे भी हैं, कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हो रहे हैं मोटो ब्लॉगिंग वाले लोगों से, और रोड पे मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ है उन जगहों पे भी स्टंट करते हैं और दुर्घटनाग्रस्त खुद भी होते हैं, लोगों को भी करते हैं। सो द थिंग इज कि स्टंट करना तो रोड पे कहीं भी अलाउड ही नहीं है, मतलब कभी भी स्टंट रोड पे अलाउड नहीं है। अगर आपको कहीं खाली स्पेस मिल रहा है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ इट्स सेफ, और स्टंट एक ऐसा चीज़ है ना जो आप कभी भी करो तो मतलब आपके साथ कोई एक ट्रेनर होना चाहिए, सेफ्टी गियर्स होना चाहिए, उसके अलावा स्टंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी मतलब प्रमोट नहीं करता स्टंट राइडिंग को। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब लोग को स्पेशली पब्लिक रोड पे नहीं करना चाहिए। बाइकर्स, रेसर और स्टंट राइडर में क्या डिफरेंस है? क्या तीनों एक हैं या तीनों अलग अलग हैं? पहला पॉइंट, बाइकर्स तो वो हो गया जो बाइक चलाता है, तो अगर वो बंदा स्टंट कर रहा है तो भी वो बाइक चला रहा है, या रेस कर रहा है तो भी बाइक चला रहा है। तो इन तीनों में मतलब बाइकर्स तो सबसे कॉमन चीज़ हो गया, बाइकर्स इज अ वर्ड जो सबसे कॉमन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टंट राइडर वो हो गए जो प्रोफेशनल स्टंट राइडर्स होते हैं, तो वो स्टंट करते हैं, लाइक व्हीली, स्टॉपी, हाफ होल वगैरह जो भी स्टंट होते हैं तो वो लोग स्टंट करते हैं। और इन लोग का मेन होता है कि स्टंट कभी भी आप करो तो एक सेफ्टी के साथ करो और एक क्लोज लोकेशन पे करो जहाँ पे आप किसी भी नॉर्मल पब्लिक को हार्म नहीं पहुँचा रहे हो। रेसर वो हो गए जो रेस करते हैं, तो रेस इज ओनली फॉर ट्रैक पे अगर आप रेस करो देन यू आर ए रेसर। इफ़ यू आर ए सर्टिफाइड रेसर तो आप ट्रैक पे रेस कभी करोगे तभी सर्टिफाइड रेसर बनोगे। लाइक रिसेंटली डेज मैंने मतलब 1 महीने पहले मैं गया था कोयम्बटूर टू राइड ऑन ट्रैक, मतलब मैंने रेस किया था, काइंड ऑफ रेस कह सकते हो आप इसको, क्योंकि वो एक मीडिया रेस था। और जैसे कि हम लोग यूट्यूब चैनल हमारा तो मीडिया रेस के लिए गए थे फ्रॉम ATM, और उनका जो RC कप 2 चल रहा था उस टाइम हमने रेस किया था। तो वो मेरा फर्स्ट ट्रैक एक्सपीरियंस था। मतलब अभी तक मैं लाइक 24 ईयर्स का हूँ, अभी तक मैंने कभी भी ट्रैक पे बाइक नहीं चलाया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैक पे बाइक 24 ईयर्स में चलाया। 24 साल में आपने कितने किलोमीटर की यात्रा कर ली होगी अनुमान? अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मतलब कभी मैंने ऑटो देखा नहीं है और अलग अलग बाइक्स है, अगर बाइक और मेरे पास कार भी है तो टोटल कैलकुलेट करके मोर देन 2 लाख किलोमीटर। तो अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि अभी आपने कहा कि सर्टिफाइड रेसर होते हैं। बिल्कुल। हाँ, क्या इनका कोई इंस्टीट्यूट होता है जहाँ से ट्रेनिंग होती है? जैसे बाइकर्स हो गए, स्टंट राइडिंग, क्या कहीं कोई एकेडमी, स्टंट एकेडमी होती है, रेसिंग के लिए स्टंट रेसिंग के लिए स्कूल होता है, बाइकिंग स्कूल होता है, वहाँ पे आप जाकर ट्रेनिंग ले सकते हो। स्पेशली उस जगह पे जाकर आप रूल एंड रेगुलेशन को सीख सकते हो, समझ सकते हो, सो दैट आप वो गलतियाँ ना करो ट्रैक पे ड्यूरिंग रेसेस। या फिर आप स्टंट एकेडमी में जा रहे हो तो आप बेसिक जो टिप्स होता है वो आप वहाँ जाके सीख सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे बिहार में ये चीज़ नहीं है। अपने बिहार में नहीं हाँ, है। मतलब अच्छा, आप इतना अच्छा नाम कर रहे हो, इतना अच्छा कमा भी रहे हो, तो क्या इन फ्यूचर आप नए बंदे या बंदियों के लिए जिनको इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है उनके लिए कोई एकेडमी खोलोगे? सो द थिंग इज कि मेरा ना स्टंट राइडिंग में कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे रेसर बनना है। आई एम हैप्पी विथ माई लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, तो इन सब चीज़ में मेरे को मतलब इन्वॉल्व होना ही नहीं है, इसलिए मेरा मतलब इन फ्यूचर ऐसा कोई प्लान नहीं है। मतलब आपका नहीं है, मतलब जो यहाँ की यूथ हाँ, है मैं जिनको सपोर्ट करूंगा अगर कोई इंसान ऐसा करना चाहेगा तो। क्या बाइकर की ऐसी कोई कम्युनिटी है जो ट्रैवलिंग के दौरान किसी भी दिक्कत में साथ देती हो, हेल्प करती हो? इट डिपेंड्स आप किस कम्युनिटी से जुड़े हो।
अगर आप किसी एक बाइकिंग कम्युनिटी से जुड़े हो, जो ऑल इंडिया बाइकिंग कम्युनिटी है हमारी, तो उसमें अगर आप जुड़े हो तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया, मतलब जितने भी स्टेट्स है, जितने भी सिटीज़ में, हर जगह आप कहीं भी राइड कर रहे हो, यू जस्ट हैव टू पिंग मैसेज, वहाँ पे आप मैसेज पिंग करो और आपको हेल्प मिल जाएगी। कोई नया बाइकर्स है, उसको अगर उस कम्युनिटी में ऐड होना हो तो कैसे जुड़ेगा वो? सो द थिंग इज कि आप अगर अच्छा बाइकिंग कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से वो लिंक अपने आप मिल जाएगा। अच्छा, आप जो ट्रैवलिंग करते हो, सोलो बोलो या ग्रुप में, तो उसका जो खर्च है, पेट्रोल का, खाना पीना रहना, वो सब कैसे मैनेज होता है? सारा मैं खुद से ही मैनेज करता हूँ, जो भी मतलब ब्रांड से जो भी रेवेन्यू आता है या फिर यूट्यूब का जो रेवेन्यू आता है, तो उनसे ही मैं ये सब कुछ वो मैनेज करता हूँ। चाहे बाइक्स का फ्यूल हो गया, बाइक का मेंटेनेंस हो गया, होटल का वगैरह, जितना कुछ होता है सबसे खुद से ही करना पड़ता है। कम्युनिटी से कोई हेल्प नहीं? नहीं, इन सब चीज़ों में नहीं है। सोलो ट्रैवलिंग और ग्रुप ट्रैवलिंग में ज़्यादा मज़ेदार कौन होता है और दोनों में अंतर क्या होता है? डिपेंड करता है। अगर आप एक फास्ट राइडर हो तो आपको सोलो ट्रैवलिंग पसंद आएगा। ग्रुप का ट्रैवलिंग का मतलब ये होता है, इफ़ यू आर विद अ ग्रुप, तो आपको ग्रुप में हर एक पर्सन के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि अगर किसी एक के बाइक में प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको छोड़कर जा सकते हो। अगर आप वैसा कर रहे हो देन यू नॉट अ गुड राइडर। ये मतलब मैं ग्रुप राइडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे भी बोल रहा हूँ। अगर आप किसी साथ में अपने साथी को छोड़कर जा रहे हो तो ये बहुत बड़ा गलती है, जो कि लोग करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, इवन मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, बहुत सारे ग्रुप्स में देखा है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा गलती है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सोलो ट्रैवलिंग का एक फ़ायदा है, यू डोंट हैव टू स्टॉप फॉर एनीवन। हाँ, बट इट्स नॉट सेफ अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ग्रुप में राइड करो तो आपको आगे पीछे कोई ना कोई हेल्प करने वाला है। बट अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो अगर आप कहीं फंस जाओगे तो यू डोंट हैव एनीवन फॉर हेल्प। तो ये डिमेरिट भी है और ये फ़ायदा भी है। मतलब अगर आप सोलो राइड करो तो आपको किसी के लिए रुकना नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ स्टॉप ले लो, ये सब ज़्यादा फ़ायदा। मतलब आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, मुझे अभी तक की बातों में लगा। नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद इसलिए थोड़ा सा भी है क्योंकि मुझे ना मतलब वो भीड़ का हिस्सा बनना शुरू से नहीं पसंद, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। और सोलो ट्रैवलिंग का एक सबसे अच्छा बेनिफिट है ना, यू हैव टू गो एनीवेयर। आपको बस सोचना नहीं है, बाइक उठाओ और निकल जाओ। बट अगर आप ग्रुप में राइड कर रहे हो तो आपको प्लान बनाना है, आपको हर इंसान के टाइम के अकॉर्डिंग करना है राइड। लाइक मेरा प्रोफेशन है मोटो ब्लॉगिंग, तो मेरे लिए ये प्रोफेशन हो गया पैशन के साथ साथ। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये पैशन है, प्रोफेशन नहीं है, तो वो अपना काम हैम्पर करके ये चीज़ में एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकता। अगर किसी, जैसे आपके पास अगर 4 दिन की छुट्टी है तो आप 4 दिन ही राइड कर सकते हो, लेकिन मैं 40 दिन भी कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंस है। थकते नहीं हो आप? बिल्कुल नहीं। अभी तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं और कहाँ कहाँ जाने का प्लान है? तो अभी तक मेरा मतलब सबसे लॉन्ग राइड जो हमने करा था वो था फ्रॉम पटना टू लद्दाख देन बैक। मतलब मैंने पूरा सर्किट किया था, पटना टू दिल्ली, मनाली, मनाली से लेह, लेह से श्रीनगर, श्रीनगर से अमृतसर, बैक टू दिल्ली एंड देन दिल्ली टू पटना। ये मेरा सबसे लंबा लॉन्ग राइड था। और मोस्ट प्रोबेबली इस साल मैं ऑल इंडिया राइड का प्लानिंग कर रहा हूँ। तो इसमें मोर देन 10,000 मतलब प्लस 10,000 प्लस किलोमीटर्स का ये राइड होने वाला, जिसमें मैं पूरे इंडिया को कवर करने वाला हूँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सो बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है और मैंने अभी ड्रॉप करा था, मतलब जब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया था, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने 2020 में ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर डैट मैं मतलब अभी मैंने मास्टर्स में ले रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल अगले साल तक मास्टर्स भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात जाननी है कि ये प्रोफेशन काफ़ी टफ है और इसमें काफ़ी नॉलेज भी होना चाहिए, बिल्कुल। बाइक्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, फ्यूल के बारे में। तो जो लोग वेल एडुकेटेड नहीं हैं, लिटरेट नहीं है, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं अगर उनको इस फील्ड में आना है? यूट्यूब के माध्यम यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। आपको किसी भी बाइक के बारे में नॉलेज चाहिए, किसी भी मतलब बाइक के पार्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, या फिर आपको कहीं ट्रैवल करना है उससे रिलेटेड, अगर आपके पास नई नॉलेज है कि मेरे को पटना से दिल्ली जाना है, किस रास्ते से जाऊँ, या तो आप गूगल मैप का यूज़ कर सकते हो। बट गूगल मैप पे सिर्फ रास्ता दिखा रहा है, आप डिटेल में नहीं जान सकते हो। तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे फ्रॉम पटना टू दिल्ली, तो किसी ना किसी बंदे ने बना रखा होगा ऐसा कंटेंट जिसमें आपको रास्ता भी दिख जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा इस रास्ते में क्या परेशानी आपको हो सकती है। यूट्यूब बेसिकली यूट्यूब इसलिए बना था कि लोगों को एजुकेशन मिले फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। पर मिल क्या रहा है? मिल क्या रहा है वो तो कुछ किया नहीं जा सकता है। जब से शॉर्ट कंटेंट आए ना तब से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस लोग नहीं देखते, लोग को एडिक्शन हो गया है
स्क्रॉल करने का, 15 सेकंड का। 16-15 सेकंड का। या मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ पे कुछ निशान है, क्या ये एक्सीडेंट का है? ये एक्सीडेंट का था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था। आई वॉज ऑन अ राइड और एक बंदे ने मतलब मेरे बाइक में हिट कर दिया था, क्योंकि सामने ट्रक था। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो ट्रक में हिट करे या मेरे बाइक में हिट करे। तो मैंने मतलब कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि गलती सबसे होती है। सो ही वॉज ओवर स्पीड, तो उसने ब्रेक लगाते लगाते मेरे में हिट किया था, तो ये मेरे पास आया था स्क्रैच। उस टाइम मैं राइडिंग गियर वगैरह नहीं पहनता था, क्योंकि आई वॉज नॉट इन टू यूट्यूब फर्स्ट पॉइंट, और उस टाइम आई वॉज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मनी। मतलब मैंने कभी घर पे ऐसा नहीं बोला है कि मुझे राइडिंग गेयर्स के लिए पैसे दो, हेलमेट के लिए पैसे दो। सब कुछ मैंने जो भी किया खुद से करा है। अभी तक की सबसे मुश्किल ट्रिप कौन सी थी? अगर आप अगर बता मुश्किल की बात की जाए तो दो है, एक नहीं है, दो है। आप बता सकते हो। पहला सुनना तो चाहूंगी। हमने मुस्तांग राइड किया था, और मुस्तांग इज इन नेपाल, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो वहाँ का जो राइड था वो इतना ज़्यादा मतलब रिस्की था, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है नेपाल में, और मैं गया भी था मानसून के वेदर में। ऊपर से मैं गया था अपनी Z900 पे, जो मेरी सुपर बाइक है, उसको मैंने उस टाइम रिसेंटली परचेज किया था। और मैंने बोला कि भाई चलो देखते, जो होगा देखा जाएगा, लेट्स चेक इट आउट। तो मैं इस चक्कर में गया, और आने के टाइम ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होने लगे थे, तो इस वजह से वो थोड़ा टफ हो गया था। और वहाँ पे क्या है, रात होने के बाद ना पहाड़ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो भी पहाड़ पे राइड करते हैं उन्हें ज़रूर पता होगा। और दूसरा राइड था जो मैंने लास्ट ईयर में किया था, वो मेरा था सिक्किम का राइड। नॉर्थ सिक्किम में गया था, और आई वॉज स्टक इन लाचुंग फॉर 6 डेज, और 6 दिन वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं, नो कनेक्शन विथ फैमिली, नो कनेक्शन विथ इंटरनेट, कुछ भी नहीं। और वहाँ पे लोग 12-12 घंटे लाइन में खड़े होकर सिर्फ घर पे एक कॉल करने के लिए खड़े थे, वो भी आर्मी कैंप में। ये हालत हुई थी वहाँ पे। तो दोनों सबसे टफेस्ट था मेरे लिए। और सबसे मज़ेदार, जिसमें बहुत मज़ा आया हो, खूब एंजॉय किया हो? सबसे मज़ेदार राइड मेरा असम का राइड हुआ था। असम और मेघालय मैंने किया था, 3 लोग अपने साथ थे। काफ़ी मज़ेदार राइड था, बहुत फन हुआ, बहुत नए नए फ्रेंड्स बने वहाँ पे। अब ऐसा हो गया कि वो लोग मुझे बुला रहे, भाई आ जाओ राइड पे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मेरी बाइक से चल लो राइड पे, ऐसा हो चुका है वहाँ का फ्रेंडशिप। तो काफ़ी मज़ेदार रहा। वैसे भी असम के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप में हैं? हाँ, तो फिर मतलब कैसे मैनेज करते हैं? आपको परमिशन मिल जाती है? मिल जाती है, थोड़ा वक्त लॉन्ग मिल डिस्टेंस जाता है है? तो हो जाता है। वक्त मिल जाता है? मैं बोला तो वो भी मतलब अपने लाइफ में प्रोफेशन में बिजी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो जाता है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब सेम प्रोफेशन में नहीं हो कपल, तो ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर रिलेशनशिप टूटने का चांसेस भी होता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यू डोंट नो कि आपका प्रोफेशन क्या है और मेरा प्रोफेशन क्या है। लोग मतलब जब मिलते हैं उस टाइम नहीं पता होता ना कि मैं बाइकिंग कर रहा हूँ, उससे कुछ और फील्ड होगा, तो ये रीज़न होता है। नहीं, आज के ज़माने में तो लोग पहले पता करते हैं, फिर रिलेशनशिप में आते हैं ना। डिपेंड करता है। मैं काफ़ी टाइम से, तो मुझे इसलिए मतलब मेरा प्रोफेशन मेरे लिए ठीक है, और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस चीज़ से। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरे स्टेट के बाइकर्स में बिहारियों को लेके किस प्रकार की मोनोपोली है? क्या सोचते हैं बिहारियों के बारे में? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे सच बता रहा हूँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बाइकिंग एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें कोई स्टेट का भी हो, कहीं से भी हो, मतलब कोई भेदभाव वाला चीज़ नहीं है। बाइकर्स जो ब्रदरहुड होता है ना, वो कभी जात पात रिलीजन लेकर या फिर आपकी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये इस चीज़ में आता ही नहीं है कहीं भी। इफ़ यू आर अ बाइकर और आपके साथ वाला बाइकर है, तो एक बाइकर ब्रदरहुड है, उसमें ये सब चीज़ नहीं आता है। बाइक से स्टंटबाजी के चक्कर में कई यूथ की जान भी जा रही है। बिल्कुल। ऐसी कौन सी गलती वो लोग करते हैं जो नहीं करनी चाहिए? आपकी तरफ से कोई टिप्स? पहली बात तो स्टंट राइडिंग पब्लिक रोड पे करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, इफ़ यू आर डूइंग स्टंट राइडिंग, आपको पहले स्टंट एकेडमी जाना चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, और जब भी करो क्लोज लोकेशन पे करो, या फिर कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ इट्स अ सेफ लोकेशन, जहाँ पे आप किसी नॉर्मल मतलब जो भी लोग हैं उसको परेशान नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़, हमेशा अच्छे क्वालिटी के राइडिंग गेयर्स यूज़ करो, अच्छे क्वालिटी के हेलमेट यूज़ करो, क्योंकि मैंने देखा लोग को फुटपाथ पे हेलमेट खरीद के पहन लेते हैं सिर्फ पुलिस से बचने के लिए। तो ये सबसे बड़ी गलती है। वो पुलिस से बचने के लिए आप 1000 रुपये का चालान बचा लोगे, बट अपनी ज़िंदगी से खेल जाओगे। तो हमेशा जब भी आप हेलमेट यूज़ करो तो एक ISI सर्टिफाइड हेलमेट होना चाहिए। जैकेट राइडिंग है जो आप यूज़ करो, कम से कम लेवल 2 प्रोटेक्शन उसके अंदर होना चाहिए, सो दैट जब भी आप राइड करो, अगर कोई भी मिसहैपन होता है तो आपको वो जो राइडिंग गेयर्स है वो आपको सेफ करे।
ऐसा नहीं हो कि बस बचाव के लिए नहीं हो, बस दिखावे के लिए हो, तो वो कोई काम का है नहीं फिर। स्पीड को कैसे हाँ। कंट्रोल किया जाए? स्पीड को आप कंट्रोल तभी कर सकते हो जब आपका ब्रेक्स के ऊपर अच्छा कमांड है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूथ को देखा, आपने जो अभी क्वेश्चन बोला था 10th 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं, इनको क्या होता है, घर वाले जो होते हैं ना वो दिलवा देते हैं बाइक। बच्चा ने जिद किया कि बाइक चाहिए बाइक चाहिए, उन्होंने बाइक दिला दिया। बट दिक्कत कहाँ आती है, जब आपको नहीं पता कि आपके बच्चे को कितनी सीसी की बाइक चाहिए, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, क्या यूज़ है। आजकल मैं देख रहा हूँ, यहाँ पटना की बात करें, बच्चा अभी 10th पास किया है और उसका जैसे मतलब 18th हो रहा है, अगर मान के चलो, या 12th पास कर रहा है, 18th हो रहा है, घर वाले सुपर बाइक्स दिलवा दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। उनको 10th तक घर वालों ने स्कूटी दिला रखा है और बच्चों को बोल रखा है कि बाबू जब आपका 18th हो जाएगा आपको जो बाइक चाहिए ले लो। बट द थिंग इज कि आपको हमेशा एक कैटेगरी वाइज ही स्विच करना चाहिए। जब मैंने भी स्टार्ट करा, सबसे पहले मैंने 100 सीसी बाइक राइड की, फिर 150, 200, 400, उसके बाद मैंने स्विच किया 900 पे। ऐसा नहीं कि भाई मैंने 150 से सीधा 900 पे स्विच कर गया। तो ये जो गलतियां लोग करते हैं, इसी की वजह से लोग को कंट्रोल नहीं हो पाती है, क्योंकि आप किसी चीज़ से जब यूज टू हो जाते हो ना राइड कर करके, तो आपको उसके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप स्विच करो बाइक्स को, तो सीसी वाइज करो, कैटेगरी वाइज करो, ना कि सीधा एक ही बार जंप करो। अच्छा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर यूट्यूब बंद हो जाए फिर क्या करोगे? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बिजनेस, मतलब इतना एसेट तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि आई कैन स्विच माय प्रोफेशन टू बिजनेस। जब यूट्यूब बंद हो जाएगी तो उसके वजह से मेरा बाइकिंग का कीड़ा तो खत्म नहीं होगा, बट हाँ, सोर्स ऑफ इनकम तो किसी को भी चाहिए, तो आई कैन स्विच माय प्रोफेशन फ्रॉम यूट्यूबर टू बिजनेस। अपने सब्सक्राइबर के लिए दो शब्द। सब्सक्राइबर ऐसे लोग होते हैं जो आपको यहाँ भी ले जा सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट योर सब्सक्राइबर, जो कि भाई मैं मतलब हमेशा अपने सब्सक्राइबर से बात करता रहता हूँ, लाइव सेशन में हो या कैसे भी। और कभी भी आप किसी से भी मिलो तो आपके अंदर ना वो घमंड नहीं आना चाहिए, चाहे आपका नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितना भी हो जाए, आपके अंदर वो घमंड नहीं आना चाहिए। आप अगर एक हम्बल इंसान हो तो लोग आपसे मिलना चाहेंगे। बट आपके पास मिलियन ऑफ फॉलोअर्स है बट आपके अंदर घमंड है ना, तो लोग देखकर भी आपसे मिलना नहीं चाहेंगे। आपके इतने अच्छे खासे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर हैं, आपको तो काफ़ी बेटिंग ऐप और कलर ट्रेडिंग के भी प्रमोशन के ऑफर आते होंगे, तो आपने कभी किया है कि नहीं? अगर आपने मेरे प्रोफाइल पे गो थ्रू कभी किया होगा, या फिर जो भी मेरे सब्सक्राइबर उन्हें पता होगा, मैंने कभी भी बेटिंग ऐप को या कलर ट्रेडिंग को कभी प्रमोट नहीं किया। और अभी मैं आपको अपने फ़ोन में अगर मेल दिखा दूँ ना, तो ऐसे लाइन से आया हुआ है मेरे पास प्रमोशन के लिए, एंड पर वीडियो दे आर पेइंग 50,000। सो अगर मेरे को मतलब मैं खुद का सिर्फ सोचता तो भाई मैं तुरंत प्रमोट कर दूँ। अगर 50,000 रुपये एक वीडियो का आ रहा है, अगर महीने में मैं 2 वीडियो करूँ तो 1 लाख रुपया इतना होता है, जो एक नॉर्मल मतलब कोई भी इंसान का सैलरी नहीं होता होगा, उतना मैं कमा सकता हूँ। बट दिक्कत ये है कि जिस सब्सक्राइबर की वजह से मैं इतना बना हूँ, जो भी हूँ मैं आज, मैं उनके साथ कभी गलत नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सबको पता है ये सारा फेक स्कैम ही है और कुछ भी नहीं है। और स्पेशली इसमें जो भी फंसते हैं वो यूथ फंसते हैं। और जैसे उन्होंने मतलब फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये डिपॉजिट किया, वो पैसे वो हार गए, उसको रिकवर करने के चक्कर में वो 10,000 और हार जाएंगे। तो ये जो स्कैम ऐप है, मतलब इन पे मैं कभी फोकस ही नहीं किया, कभी प्रमोट नहीं करना चाहा। और स्पेशली मैं बोलना भी चाहता हूँ, जो लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, मतलब आप अपना घर तो चला लोगे, लेकिन आप जिसके साथ गलत कर रहे हो, जो अपने सब्सक्राइबर के साथ आप उनको सिखा रहे हो कि आप ये करो ऐसे करो, उनके साथ जो गलत हो रहा है, जो फेस कर रहा है, वो मतलब कहीं ना कहीं तो गलत होगा ही। अगर आप गलत पता कर रहे है हो तो। हर दिन इंडिया से 50 से 60 ऐसे केसेज आते हैं जिसमें बच्चे जो 10th-12th के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड कर रहे Exactly. हैं। और जो भी इंस्टाग्राम पे 20,000 30,000 फॉलोअर्स वाले जो इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर हैं, उनको आ जा रहा है क्योंकि उनके पास कुछ आता नहीं है, और उनको जो मिल रहा है वो सोच रहा है अगर मेरे को 10,000 रुपये भी मिल रहा है तो मैं प्रमोट कर देता हूँ। ये नहीं दिख रहा है आपके 10,000 की वजह से उस बंदे का कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपको 10,000 मिल रहा है, इट्स ओके, बट जो बंदा इस चीज़ के पीछे है, जो कलर ट्रेडिंग का प्रमोशन करा रहा है या फिर जिसका कंपनी है, वो कितना ज़्यादा अर्न कर रहा होगा। अगर आपके 30,000 फॉलोअर है, उसमें से 30 लोग भी हज़ार रुपये डाल रहे हैं, तो वो 30,000 रुपये होते हैं। तो आप बस ये सोचो, और बिल्कुल स्कैम है, मतलब इसमें किसी का भी कभी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपको 10 रुपये प्रॉफिट हो गया ना, तो आप 100 रुपये लॉस करके ही जाओगे।
ये ऐसा गेम है। ये बात मुझे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ये बहुत अच्छा लगा कि आप डाउन टू अर्थ हैं। एग्जैक्टली। मैंने भी आपसे कांटेक्ट किया और आपने मेरे मैसेज का इंस्टेंट जैसे देखा आपने मुझे बिल्कुल, रिप्लाई किया और आप आए, आपकी बातें, आपकी विचारधारा मुझे बेहद अच्छी लगी। थैंक यू।